All right, good morning, students. Today we're going to continue with Political Science Chapter 4. We are on Part 3 of Social and Political Movements. Our objective for today is students will be able to take notes on labor and women movements in India. All right, पिछले क्लास में हमने सीखा था मूवमेंट्स क्या है, कौन से अलग तरह के मूवमेंट्स हैं, जैसे कि फार्मर मूवमेंट्स हो गए हैं. ऑल राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक नोट्स ऑन लेबर एंड विमेन मूवमेंट्स. लेबर यानी जो वर्कर मूवमेंट्स है, जो लेबरर्स होते हैं कंट्री में, उन्होंने कौन से मूवमेंट्स किए हैं या फिर उनके मूवमेंट्स का क्या असर पड़ा है हमारे ज़िंदगी पे. एंड विमेन मूवमेंट्स, औरतों ने या लड़कियों ने कौन से मूवमेंट्स किए हैं और उसके वजह से कौन से बदलाव आए हैं इंडिया में, वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, so students, keep your pens and notebooks ready. What are we learning today? We're learning two different things, that's labor movements and women movements. As usual, students, first listen to the explanation of the points, then pause the video and take down the notes shown on the screen. Alright, just follow this instruction and you'll be completely fine. So let's move on to the first topic, labor movements. Now, labor movements, first point. The labor movement in India began due to industrialization. इंडिया में लेबर मूवमेंट यानी ये जो वर्कर मूवमेंट है, ये कहाँ से शुरू हुआ? पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. इंडिया में पहले हमेशा से फैक्ट्रीज नहीं होते थे, इंडस्ट्रीज नहीं होते थे. ऑलराइट, बट आफ्टर द ब्रिटिशर्स केम एंड कैप्चर्ड आवर कंट्री एंड सेट अप फैक्ट्रीज हियर एंड देयर, उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का राइज होने लग गया. ऑलराइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लग गया. एंड इंडस्ट्रीज में किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है, लेबरर्स की ज़रूरत है. तो एक बार वर्कर्स बन गए और वर्कर्स ज़्यादा हो गए तो उन्होंने भी अपने हक के लिए, अपने मांगों को पूरी करने के लिए लड़ाई शुरू कर दी. ऑलराइट, सो द लेबर मूवमेंट इन इंडिया बिगैन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. नाउ इन 1899 railway workers went on a strike. All right, so 1899 was the first time when there was a workers strike in India. All right, now the second point, All India Trade Union Congress was the first organization that was formed to resolve the issues of workers in 1920. ठीक है, वर्कर स्ट्राइक हो गया, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. Alright, so the All India Trade Union Congress, AITUC, alright, was the first such organization that was formed to resolve the issues of workers in 1920. Alright, now the labor movement was the strongest post independence around 1970. लेकिन फिर भी लेबर मूवमेंट उतना स्ट्रांग नहीं था, सिर्फ 1970 के आसपास स्ट्रांग था. Alright, however, after the 1980s, the labor movement began to slow down due to globalization. अभी 1980s से 1990s के आसपास, 1991 के आसपास स्पेशली, the world was moving to a more of a global market. Alright, people would go abroad वाले लोग यहाँ पे आते थे काम ढूंढने के लिए. Alright, many things were happening in terms of the global market. लोग बाहर, अपने कंट्री के बाहर चीज़ों को बेच रहे थे, खरीद रहे, कंट्री से बाहर चीज़ें खरीद रहे थे. Alright, so what happened because of this? Now even labor got globalized. बहुत सारे अब्रॉड में जो भी कंपनीज है वो क्या करते थे, टू फाइंड चीप लेबर दे वुड टर्न टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक आर्स. आई मीन डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट वोंट से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, बट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आर्स वर लाइक अ मेजर मार्केट की. अच्छा, मैं इन लोगों को हायर करूंगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे. वाई? वी ऑल नो दैट करेंसी अब्रॉड इज जनरली एट अ हायर वैल्यू देन द रुपी. तो इफ दे हायर इंडियन पीपल, इफ दे हायर इंडियन लेबरर्स, most of the time what's going to happen is they are going to make a profit, right? कि उनको हमें कम पे करना पड़ेगा. So that's why the labor movement slowed down due to globalization, simply because labor became much cheaper and much more available. सिर्फ एक ही जगह पे लेबर मिलना मतलब बंद हो गया. You could find it anywhere in the world. Alright, so labor became much cheaper and that's why the labor movement slowed down. Okay, now the fourth point, financial problems, unstable work condition, health hazards are some of the problems that workers face. हमारे कंट्री में ज़्यादातर वर्कर्स किस चीज़ के लिए लड़ते हैं, किस चीज़ के लिए मूवमेंट करते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. एज आई सेड, लेबर बिकेम मच चीप आफ्टर 1980s, 1990s के बाद लेबर बहुत चीप हो गया. उसके वजह से क्या हो गया कि लेबरर्स को कभी कभी अपना फेयर पे नहीं मिलता था. जो उनकी हक की कमाई है जो मिनिमम कमाई होती है वो भी मिलना बंद हो गया. ऑलराइट, सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स स्टार्टेड टू अराइज बिकॉज ऑफ दैट एंड वर्कर्स बिगैन टू प्रोटेस्ट फॉर इट. अनस्टेबल वर्क कंडीशंस. ऑलराइट, कभी भी बुलाते हैं, कोई भी टाइम पे
कोई स्पेसिफाइड ये नहीं है कि कितने घंटे काम करोगे, कितने घंटों के लिए कितना पैसा मिलेगा. सो अनस्टेबल वर्क कंडीशन, हेल्थ हैजर्ड्स. There are many occupations, many laborers, especially the ones working in India, who are very exposed to, who are very much exposed to a lot of hazardous conditions, बहुत dangerous conditions. For example, sewer cleaners, यानी जो गटर साफ करने वाले laborers होते हैं. Sometimes you must have seen कि कुछ लोग तो गटर के अंदर चले जाते हैं. In that place, it's very difficult to breathe. It's very difficult to even stand and maintain your breath. बट इवन देन दे आर फोर्स टू डू दैट. और उनको कितना ही मिलता है एक साफ करने के लिए? मे बी दे गेट लाइक 50, 100, 150 मैक्सिमम. ऑलराइट, तुम सोचो ऐसे काम के लिए अगर तुम्हें इतना कम पेमेंट मिल रहा है, सो ऑब्वियसली पीपल नीड टू रेज देयर वॉइस एंड नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी. की ये इतना ज़रूरी काम कर रहा है तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव proper remuneration, proper salaries for this. Alright, so that's why most of the worker issue revolved around these three problems: financial problems, unstable work conditions, and health hazards. Alright, so this was all about labor movements in India. Now I cannot name a particular few movements, but what you can do is go to Google, find out what are some lists of labor movements in India. Alright, now students, you may now pause the video and take down these notes that are on the screen. Moving on, let's move on to women movements. Now, the women movement in India aimed at eliminating injustice against women, helping them live a life of respect, and ending exploitation of women. तीन major aspects है women movement का इंडिया में. women movement क्या करने की कोशिश कर रहा था? eliminating injustice against women. औरतों के खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा था, जो भी गलत काम हो रहे थे, क्राइम्स हो रहे थे, ऑलराइट, उसको रोकना. हेल्पिंग देम लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट. ऑलराइट, औरतों को काम देना, उनको नौकरी पे रखना, उनको एजुकेट करना. सो हेल्पिंग देम लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन. ऑलराइट, एक्सप्लॉयटेशन यानी औरतों का अननेसेसरी उन पे ज़्यादा मतलब काम डालना या उन पे ज़्यादा प्रेशर डालना. ऑलराइट, एंडिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन. बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जैसे कि रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, घर में डोमेस्टिक अब्यूज होता है. ऑलराइट, लड़कियों की जल्दी जल्दी शादी कराई जाती है. सो ऑल दिस कम्स अंडर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन टू अ लार्ज एक्सटेंट. ऑलराइट, तो इन सबको रोकना, इन्हीं बातों को रोकना, इन्हीं बातों को बंद करना इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द वुमेन मूवमेंट इन इंडिया. नाउ who are a few important people related to this movement? Ishwar Chandra Vidyasagar, Raja Ram Mohan Roy, Mahatma Jyotirao Phule, Savitribai Phule, Pandita Ramabai, and many others fought against the practice of sati, dowry, and चाइल्ड मैरिज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्री इंडिपेंडेंस. अभी ये जो मैंने पॉइंट पढ़ा ये मोस्टली प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया के बारे में है, जहाँ पे ऑल दीज रिफॉर्मिस्ट, हम इनको रिफॉर्मिस्ट कहेंगे. ऑलराइट, रिफॉर्मिस्ट इज बेसिकली समवन हु ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. तो ये सारे जो नाम है, ये सारे लोग रिफॉर्मिस्ट है. एंड व्हाट डिड दे डू? दे फॉट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. सती इज वेयर इफ हस्बैंड डाइज देन द वाइफ इज एक्सपेक्टेड टू go into the fire with him or get cremated with him. That is what I remember it is. All right, so that इस प्रथा को रोकना, इस ट्रेडिशन को रोकना, ये इनका काम था. डाउरी, दहेज, ज़्यादा दहेज मांगना, दहेज के ऊपर किसी को मारना, लूटना. ऑलराइट, ये सारी चीज़ें गलत हो रही थी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, इसलिए ये लोग इनको बदलने की कोशिश कर रहे थे. एंड फाइनली चाइल्ड मैरिज. ऑलराइट, इन इंडिया मोस्ट children, even today for that matter, are married below the age of 18. Alright, there are many children who are still getting married below the age of 18. अभी it's still comparatively better. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में काफ़ी बुरा चल रहा था. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है, बच्चियाँ जो है 18 साल के पहले ही उनकी शादी कराई जाती थी और उनको दूसरे घर में भेजा जाता था, जहाँ पे उनको ज़्यादा काम कराया जाता था, या फिर उनके साथ रेप हो सकता था, या फिर उनको दहेज के ऊपर मार दिया जाता था. सो देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग बैक देन in the pre-independence period, and these are the people who helped solve these problems to a large extent. Widow remarriage, right to education, right to vote for women are a few reforms brought about by the women movement. Right? और कौन-कौन से चेंजेस आए? विडो रीमैरिज. ऑलराइट, किसी औरत का अगर पति मर गया है तो वो जाके किसी और के साथ शादी कर सकती है. ऑलराइट, विडो रीमैरिज, री यानी फिर से, मैरिज यानी शादी करना, फिर से शादी करना. राइट टू एजुकेशन. ऑलराइट, विमेन के लिए उनको पढ़ाना, वो कंपलसरी करना बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट टू वोट फॉर विमेन, पहले विमेन को वोट करने अलाउड नहीं किया जाता था.
it came in much later. All right, so these are few more reforms brought by the women movements. All right, now this was all mostly in the pre-independence period. Let's move on to the post-independence period. Now in the post-independence period, women participated in a large extent in movements against corruption, religious extremism, caste discrimination. All right, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जब ये सारे प्रॉब्लम ज़्यादातर सॉल्व हो गए, मतलब जो सती है, दहेज का प्रॉब्लम है, विडो रीमैरिज है, ये सारे प्रॉब्लम जब सॉल्व हो गए, women started participating in problems that were not only related to them but also related to a lot of other things such as corruption. Alright, corruption के खिलाफ मूवमेंट करना, religious extremism यानी किसी भी कोई भी रिलीजन अगर इन आर वर्ड्स इफ आई हैव टू से कोई भी रिलीजन के लोग अगर दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ दादागिरी कर रहे हैं या उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के बेसिस पे भेदभाव करना, इन सब चीज़ों के खिलाफ वो लड़ने लग गए. Alright, so this was all about the post-independence period. Now the women movement in India is not homogeneous in nature. Alright, वो किसी एक टॉपिक या किसी एक थीम को लेकर नहीं चलता. Alright, the women movement in India is very diverse. Women का health, safety, financial independence and empowerment through opportunities and rights are a few demands of the women movement in India. अभी क्या चल रहा है women movements, उनका क्या रोल है? women के health के ऊपर भी movements चल रहे हैं, विमेन के सेफ्टी के ऊपर चल रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. राइट, फॉर एग्जांपल हेल्थ के रिलेटेड अगर मैं बोल सकता हूँ तो विमेन के लिए स्कूल्स में सैनिटरी पैड्स रखना रिगार्डिंग पीरियड्स. ऑलराइट, रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन. ऑलराइट, कि रिगार्डिंग मैरिज एज वेल. ऑलराइट, देयर इज अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन. सो दैट्स वुमेन हेल्थ, वुमेन सेफ्टी. वुमेन सेफ्टी के लिए अभी पेट्रोल कार्स टू इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट एवरीवन इज सेफ. there's a dedicated helpline number, all right, for women to contact कि अगर उनके साथ कुछ हो रहा है, घर पे कुछ अन्याय हो रहा है या बाहर कोई उनको परेशान कर रहा है, then they have that option for safety. Financial independence, all right, making sure there are reservations for women in jobs, in government offices, in private offices also, in fact, you know, helping them get a leave, pregnant, we spoke about what's that called, pregnancy related leaves, all right, last year in 9th grade, जहाँ पे अगर कोई औरत है उसको बच्चा होने वाला है तो she has a mandatory leave for her, like she can take a leave for a lot of months. I'm not sure how many months, I'm sorry about that, but ये सारी चीज़ें जो है ये सारे women movements की वजह से ही आए हैं. all right, because women have raised their voice, because women have you know fought against the government, fought against a lot of other people, fought against a lot of other rules that were existing pehle, they were able to bring all this change. So this is just another example of how movements are very effective in terms of fighting for people's rights and getting them what they need. All right, with that, students, we have reached the end of our lecture. These are the questions I want you to answer for today. This is answer the following question in brief, मतलब तुम्हें कम से कम 6 से 8 पॉइंट लिखने हैं. And the question is, for which reforms were the women's movement in the pre-independence period fighting? Pre-independence period में कौन कौन से changes लाने के लिए, कौन कौन से reforms लाने के लिए women movement लड़ रही थी. Alright, this is the question I want you to answer. 6 to 8 points minimum. Alright, and with that we have reached the end of our lecture. Thank you so much for learning, students. If you have any doubt, reach out to me on WhatsApp and you can ask me any question. You can send me a voice note, you can send me a message and I will answer it. Right, have a nice day all of you.